नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराब कांड का जो मामला है वो सुर्खियों में आ गया है। सौम्या चौरसिया जो है उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले में एक कथित चैट भी वायरल हुई है व्हाट्सएप की, जिसमें कहा जा रहा है कि उसके आधार पर यह बताया गया कि करीब 100 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो सौम्या चौरसिया को मिली है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए भी। अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई है तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर है। सीधे तौर पर टारगेट करने की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से। उधर लखमा जो हैं वो अलग परेशान हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 11 महीने बाद उनकी, आप सोचिए, पेशी की गई है। 11 महीने बाद पहली पेशी हुई है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बीपी शुगर की प्रॉब्लम के बाद भी उन्हें जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। एक खबर तो यह है कि 11 महीने बाद उन्हें पेश किया जा रहा है, जिसको लेकर बड़े व्यथित हैं, बड़े दुखी हैं और टारगेट करने की बात वो कर रहे हैं। दूसरी खबर यह कि सौम्या चौरसिया जैसे जैसे एक मामले से निकली, अब वो दूसरे मामले में उलझती दिख रही हैं और इस बार कहा जा रहा है कि काफी पर्याप्त सबूत मिल गए हैं। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज हुई है छत्तीसगढ़ में। डीएसपी कल्पना वर्मा का एक मामला, दीपक टंडन जो व्यापारी थे उनके साथ चल रहा था। उन्होंने कथित आरोप लगाए थे कि प्यार के जाल में फंसाकर उनसे करीब 2.5 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए। इस पूरे मामले में अब लिंकेज सामने आ गया है। दीपक टंडन को लेकर राधिका खेड़ा जो बीजेपी की नेशनल स्पोक पर्सन है, उन्होंने आरोप लगाया है कि दीपक टंडन का और भूपेश बघेल, सौम्या चौरसिया का क्या कनेक्शन है, इसकी जांच होनी चाहिए। किस आधार पर लगाया है और ये डीएसपी दीपक टंडन का जो मैटर था, ये कैसे शराब घोटाले के लोगों से लिंक हो रहा है या एक्स-सीएम भूपेश बघेल से लिंक हो रहा है, बहुत सारे दिलचस्प सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सुनते हैं कि कांग्रेस ने आज किस तरह से आरोपों की बौछार कर दी है बीजेपी पर, किस तरह से भूपेश बघेल और दीपक बैज हमलावर हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, शराब घोटाले में लोगों को परेशान करने की कथित आरोप हों या दूसरे दीगर सवाल। सुनिए क्या कह रही है कांग्रेस। देखिए, ये एजेंसी किस प्रकार से दुरुपयोग करे, उसको उदाहरण दिया मैं ताजा कि ईओडब्ल्यू है, उसको फरार घोषित करवाई कोर्ट से 5वें महीने में, और आज 12वें महीने में से 64 को बयान देने खुद ईओडब्ल्यू वहां पहुंची हुई है। और जब हमारे वकील बोले ये तो फरार है, तो भागा सरपट चाल से। और न केवल पप्पू बंसल भागा, बल्कि ईओडब्ल्यू का अधिकारी भी, जो जांच अधिकारी, वो भी भागा। कि लगभग 10-12 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने किस तरह से यंग इंडियन मामले को लेकर ईडी के माध्यम से फर्जी केस चलाए। न उस केस में कोई एफआईआर, न उस केस में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, न कोई उस केस में न मनी ट्रांसफर का मामला बनता है। कोर्ट ने स्पष्ट पाया कि ये बदले की भावना से द्वेष की राजनीति और डराने धमकाने की राजनीति है। और आइए अब सुनते हैं कवासी लखमा ने किस तरह से आरोप लगाए हैं, क्योंकि उनकी 11 महीने की गिरफ्तारी के बाद पेशी हुई है। क्या कहा है कवासी लखमा ने, सुनिए। मतलब पेशी तो आना चाहिए ना, बाहर अगर रहते और पेशी नहीं आता तो नोटिस नहीं निकलता है क्या? तो आज पेशी के लिए है दादी, आज पेशी के लिए सर, सिर्फ पेशी के लिए मजिस्ट्रेट साहब जबरदस्ती बुलाया। मैं उनको फोन से, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस में पेशी हुआ था, बोला था, तो मैं इसलिए जज को धन्यवाद दिया और ले दे के दादी ये आज सदन चल रहा है, विधानसभा सदन चल रहा है। जज बोलने के बाद पहला बार लाए 12 महीना के बाद 11 महीना में पेशी आया हूँ। जिस दिन अंदर किया उस दिन आया था कोर्ट में, आज आया हूँ। आपका समस्या है, मेरा हार्ट का बीमारी है, मेरा शुगर का बीमारी है, मेरा बीपी है, मेरा घुटना दर्द देता है, आने का बीमारी, उम्र भी हो गया मेरा, तो बीमार रहता है। लेकिन इधर बीजेपी से शताब्दी पांडे क्या आरोप लगा रही हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। चौरसिया केस ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब कर दिया है और ये साबित होता है कि सचिवालय में बैठी अधिकारी के पास करोड़ों रुपए की नकदी किस प्रकार से पहुंची। ये इस बात को परिलक्षित करता है कि किस प्रकार से कांग्रेस के संरक्षण में यह भ्रष्टाचार चल रहा था।
और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। शराब घोटाले के फिर खुले तार। 100 करोड़ लेने के आरोप में सौम्या चौरसिया दोबारा गिरफ्तार। डीएसपी कल्पना वर्मा दीपक टंडन की लव स्टोरी में नया एंगल। सौम्या बघेल दीपक टंडन में क्या है कनेक्शन? कवासी लखमा बोले 11 महीने बाद पहली बार पेशी। जानबूझकर प्रताड़ित कर रही है बीजेपी। शराब घोटाले में भूपेश बघेल की मुश्किल बढ़ेगी। सौम्या की गिरफ्तारी के बाद डीएसपी लव एंगल की कड़ी जुड़ेगी। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुक कर लेता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता ऋषभ चंद्राकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। और बीजेपी से नेशनल स्पोक पर्सन दिल्ली से हमारे साथ राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले राधिका जी, आज आपने एक बड़ा बम फोड़ा है छत्तीसगढ़ की सियासत में। कनेक्शन आपने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। शराब घोटाला एक तरफ सुर्खियां था, एक तरफ दीपक टंडन और कल्पना वर्मा डीएसपी जो है उनका मैटर चल रहा था। आपने एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है बीच का। जरा दर्शकों को थोड़ा समझाइए क्या कहना चाह रही हैं आप, और क्यों इन दोनों मामलों को आपस में जोड़कर देखा जाना चाहिए। सभी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष जी, आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ की जनता को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक किताब बेचने वाला कारोबारी जो कांग्रेस की सरकार आते ही एकदम इतना मालामाल हो जाता है कि वो एक लग्जरी होटल खोल लेता है, उसको शराब के काम मिलने लग जाते हैं, कोयले का काम करने लग जाता है, रातों रात वो रईस बन जाता है। इस पे जांच होना बिल्कुल जरूरी है। और बात यहीं तक सीमित नहीं होती है। एक बहुत फेमस पोर्टल है जहां पे मैंने ये खबर पढ़ी, छत्तीसगढ़ में बहुत लोग उसे पढ़ते हैं, उसका नाम है lalluram.com। तो उसमें भी मैंने ये स्टोरी देखी। ये देखिए मेरे सामने है कि ये फोटोग्राफ है उसकी सेल्फी लेते हुए इतने सारे पैसों के साथ। अब इतने सारे पैसे कहां से आए जी? ये आम आदमी के पास तो इतने सारे पैसे आते नहीं है अभिलाष जी। तो ये इतना कैश कहां से आया, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए कि जो ये खबरें आ रही हैं कि वो ट्रांसफर करवा सकता था। एक आम आदमी जो एक बुक सेलर होता था, चलिए उसने पैसे कमा लिए, हम मान लेते हैं सही तरीके से कमा लिए, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी कैसे आई कि वो ट्रांसफर्स को कंट्रोल कर सकता था? और उसके बाद जब सौम्या चौरसिया जो सारे गोरख धंधे संभालती थी भूपेश बघेल के, उनसे वो जेल में मिलने क्यों जाता था? और ये भी मैंने कई अन्य अखबारों में भी पढ़ा, कई पोर्टल्स में भी पढ़ा, और चर्चाएं खूब इस पे गर्म है। तो मैं चाहती हूं जब ईडी सीबीआई जो भी जांच कर रही है, अगर इतनी बड़ी एक लूप होल आई है, वो क्यों जाता था सौम्या चौरसिया से मिलने? सौम्या चौरसिया कोई आम इंसान तो थी नहीं कि उनकी फ्रेंड होंगी या मित्र होंगी। ऐसा क्या मतलब था कि कोई उनको जेल मिलने जा रहा है? किसके कहने पे जाता था? इसमें भूपेश बघेल का क्या इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि अगर वो ट्रांसफर्स कराने की इतनी हैसियत रखता था तो इसका मतलब उसके तार मुख्यमंत्री से सीधा जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ऐसे ही तो किसी के कहने पे ट्रांसफर कर नहीं देंगे। हम भी कई आवेदन लेकर जाते थे, मुख्यमंत्री जी किसी की मदद कर दीजिए, गरीब इंसान है, उसकी हेल्प हो जाएगी, उसको अगर कहीं पे तकलीफ आ रही है, कुछ आ रही है, किसी की नहीं सुनी जाती थी। इस आदमी की क्यों सुनी जाती थी? ऐसा क्या था? और बार बार, हो सकता है मैं गलत हूं, पर जो सूत्रों के हवाले से और अखबारों में मैंने पढ़ा है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि वो जेल जाता था। अगर वो जेल जाता था मिलने तो रिकॉर्ड होंगे, तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैं गलत हूं तो भी गलत हो जाएगा, इसमें तो कोई गलत बात मुझे लगता नहीं। अगर कोई चीज सामने आई है और सौम्या चौरसिया दोबारा गिरफ्तार हुई है, उनके बेटे भूपेश बघेल के अभी भी जेल में हैं, तो कुछ तो होगा कि उनको कोर्ट से बेल नहीं मिल रही, दोबारा सौम्या चौरसिया अरेस्ट हो गई। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत जरूरी मामला है। छत्तीसगढ़ ने इस तरीके का भ्रष्टाचार जब से छत्तीसगढ़ बना है कभी देखा नहीं। ठीक है, एक वीडियो आपने पोस्ट किया है जिसमें दीपक टंडन की कथित तौर पर पिटाई हो रही है, वो वीडियो भी हम चला रहे हैं। ये वीडियो, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास है? नहीं, ये तो जो इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। सुनने में आया था कि शायद उनका कोई पहले भी किसी से पैसे का लेन देन का मामला है। हो सकता है किसी के ट्रांसफर के पैसे लिए हो, ट्रांसफर ना हुआ हो, उतनी देर में सौम्या जेल चली गई हो। क्या है ये तो इनका विषय है। अब इनको कौन पीटता है, इनका किससे क्या अफेयर चलता है, वो मेरा लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि एक किताब बेचने वाला रातों रात इतना मालामाल कैसे हुआ?
ठीक। उसको ये अथॉरिटी कैसे आई कि वो ट्रांसफर करा सकता है, और वो क्यों सौम्या चौरसिया से जेल में मिलने जाता है? ठीक है, ऋषभ जी आपके पास आता हूं। ऋषभ जी देखिए, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक शख्स जिस पर हाल ही में पुलिस ने ही अभी एफआईआर भी दर्ज कर ली है, और वो कथित तौर पर सौम्या चौरसिया से मिलने जाते थे, एक ये अलग विषय है। दूसरा विषय ये है कि सौम्या चौरसिया की कथित चैट के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई शराब घोटाले में। लगातार वो गिरती जा रही हैं आरोपों में, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार विलास जी। नमस्ते। सूत्रों के हवाले से खेलने की ना राधिका खेड़ा जी को नहीं पता आदत सी हो गई लगता है। मैं बताता हूँ कि जिनका नाम आ रहा है उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, और नहीं मैं ये भी मानता हूँ कि कोई भी महिला का ऐसा मीडिया ट्रायल के माध्यम से उसका चरित्र हनन नहीं करना चाहिए। अगर दोषी है तो न्यायालय तय करेगी, और उनका आरोप है कि मैडम का जो डीएसपी मैडम, उनका भी आरोप है कि चैट फर्जी है। तो सबसे पहले, और जो आरोपी है उनके खिलाफ पुराने गंभीर आपराधिक मामले भी है बहुत। तो पर्चा लीक मामले, कोल सप्लाई के नाम पर 27 लाख की ठगी के मामले हैं, पहले से दहेज के पहली पत्नी से दहेज की प्रथा के मामले में आपराधिक मामले हैं। तो ऐसे मामले के ऊपर जो अपराधी है उनके एक बयान के आधार पर महिला डीएसपी है, जो कोई भी महिला है, उनका चरित्र हनन का तो पहले तो मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और टंडन की बात कर रहे हैं, टंडन मिलने जाते थे, टंडन की ऐसी कोई जानकारी नहीं है, सूत्रों के माध्यम से बोल रहे हैं कि ऐसे हमारे तरफ से कोई जानकारी नहीं, मिलने जाते तो जाते भी होंगे तो हमको क्या मतलब। सौम्या चौरसिया कोई कांग्रेस की नेता नहीं है, वो कांग्रेस की पदाधिकारी नहीं है। ये जांच का विषय है, जांच का विषय तो जांच करें। इसके पहले आप सूत्रों के माध्यम से किसी के ऊपर मीडिया ट्रायल कैसे कर सकते हैं? महिला है, कोई भी महिला है, उसके माध्यम से पहले उनको बदनाम कैसे कर सकते हैं? ठीक है। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा, जो व्हाट्सएप चैट के आधार पर गिरफ्तारी हुई है ऋषभ जी, राधिका खेड़ा जी जब कांग्रेस में थी, ऋषभ जी, तो वो भी जी मैं जानना चाहूंगा, जो गिरफ्तारी हुई है आज और कहा गया है कि पूरी चैट निकलकर सामने आई है, 100 करोड़ का लेन देन किया, आऊंगा आपके पास राधिका जी, 100 करोड़ का लेन देन किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? कोर्ट के ऑर्डर से ही उनकी गिरफ्तारी हुई होगी, भाई जाहिर सी बात है कि कोर्ट के पास सबूत दिखाए गए होंगे, वरना वो अभी तक प्ली लगा सकती थी कोर्ट में। जी चैट की जो बात है, आप देख रहे होंगे कि ईडी का कन्वेंशन रेट जो कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले ही सदन में क्या बोला गया है कि जितना भी ईडी ने मामला दर्ज किया है उसका 1% से भी कम का रेशियो कन्वेंशन रेट है। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है, दबाव के आवाज पे हो रहा है, बीजेपी जो पटकथा लिख के देती है उसके आधार पर ईडी यहाँ पे दर्ज करती केस, और जो अपोजिशन के जो भी नेता रहे हैं कांग्रेस के या उनके टाइम में जो अधिकारी रहे हैं, उनको ये सिर्फ और सिर्फ बलि का बकरा बनाने का काम कर रही है। ये तो आगे चल के कोर्ट में प्रूफ हो ही जाता है। आप देखे होंगे कि जैसे आज 12 साल के बाद गांधी फैमिली को जिस हिसाब से इन्होंने परेशान किया, आज कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ दबाव के आधार पर किया जा रहा है, ऐसा कोई भी घोटाले वाली बात नहीं है। और ये आगे चल के मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे चल के ये भी कन्वेंशन रेट इसका जो रहेगा 1% से जो कम है, ये भी खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है। रामावतार तिवारी जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, देखिए एक मामला तो सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी का, सबसे पहले उसी पर बात कर लें। एक मामले से जैसे तैसे करके जमानत पर वो निकली थी, क्लीन चिट तो वहां से उनको मिली नहीं थी, लेकिन अब दूसरे मामले में फिर अंदर जा रही हैं वो। तो क्या लग रहा है कि, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उसमें बहुत सारे लोगों के, चैतन्य बघेल की बातचीत, डेवर की बातचीत, बहुत सारे बयानों के बाद वो चैट हासिल की है और वो चैट को लेकर के अब गिरफ्तारी हो रही है। क्या बड़ी मुश्किल में फंसती दिख रही है सौम्या चौरसिया? राम अवतार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राम अवतार जी, लगता है राम अवतार जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए मैं जल्दी से राधिका खेड़ा जी के पास वापस आता हूं। राधिका खेड़ा जी, आपके पास आता हूं। देखिए ये बात तो सही है कि केस चल रहा है, बहुत लंबा केस चला सौम्या चौरसिया के लिए, फिर उन्हें जमानत मिली और अब दूसरे केस में वो अंदर है। तो बार बार यही कहा जाता है कि भाई अगर इतने ही तथ्य और तर्क होते तो उन्हें जमानत नहीं मिलती। मतलब उस केस को बहुत अच्छे से क्या हमारी जांच एजेंसियां रख नहीं पा रही हैं कोर्ट में? गांधी परिवार के साथ भी यही हुआ, नेशनल हेराल्ड मामले में आखिरकार उन्हें कोर्ट ने उस केस को ही खारिज कर दिया। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी की आदत हो चुकी है अभिलाष जी कि वो हमेशा मुझ पे, अपने प्रवक्ताओं को भेज पे मुझ पे व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। पुरानी आदत है, इससे बाज नहीं आते हैं। इससे अच्छा ये पढ़ाई करके आते हैं ज्यादा कि क्या चीज क्या है और क्या मुद्दे हैं, और मेरे पे व्यक्तिगत
आरोप लगाने से पहले तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन बहरहाल अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है, गिनाया जा रहा है पूरी कांग्रेस से कि बहुत बड़ी विक्ट्री हो गई, अरे जी जीत गए। क्या जीत गए? प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ है कि जो उनकी बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं, इतने बड़े बड़े वकील है, बुद्धिजीवी वकील है, या तो वो गांधी परिवार को बेवकूफ बना रहे हैं, या गांधी परिवार और वो वकील मिलकर इस देश को बनाने की, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या विक्ट्री मिली है? आरोपी नंबर 1 चोर सोनिया गांधी जी, आरोपी नंबर 2 चोर राहुल गांधी जी। वो दोनों अभी भी आरोपी हैं, उनका तो कोई केस खत्म नहीं हुआ। क्या कोर्ट ने ऐसा कहा कि राहुल गांधी आरोपी नंबर 2, सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 बाइज्जत बरी हो गए हैं? उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज की कॉग्निजेंस लेने से कहा कि ये ईडी की परव्यू में नहीं आता, लेकिन कहा आप ये केस जारी रखिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को लॉ भी पढ़नी चाहिए और पूरी तरीके से वो पढ़ना भी चाहिए। सिर्फ जो सेंटर से व्हाट्सएप पे सुप्रिया श्रीनेट भेजती है उसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए। एक बेसिक चीज है कि ना उनके ऊपर से कोई केस खत्म हुआ है, कार्यवाही अभी भी चल रही है, केस चलता रहेगा। आरोपी 1, आरोपी 2, आरोपी 3 सबके सब अभी भी हैं और वो आरोपी रहेंगे, और वो केस चल रहा है और उसके भी दूध से दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक चीज में अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया है तो इतना पता होना चाहिए, कॉग्निजेंस नहीं लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप आरोप मुक्त है या आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। दूसरी बात, अब बात आती है, यहाँ पे बोला जा रहा था कि वो जो महिला है उनका चरित्र हनन किया गया है। तो कौन चरित्र हनन कर रहा है? हमने तो किसी महिला का, मैंने तो किसी महिला का नाम लिया नहीं। मैंने आपको कैटेगोरिकली बोल दिया कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है वो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता से है और छत्तीसगढ़ प्रदेश से है, और ये छत्तीसगढ़ की जनता को जानना जरूरी है कि अगर पेपर लीक का मामला आता है तो वो किसके साथ इन्वॉल्व थे। अगर कोयला स्कैम का मामला आता है, अगर कोयले उसमें धांधली हुई है और कांग्रेस की सरकार थी, सौम्या चौरसिया से इनके लिंक थे, तो वो क्या प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार नहीं है? प्रदेश की जनता से इन सब टैक्स पेयर्स, चाहे वो सौम्या चौरसिया थी उसकी भी तनख्वाह वहीं से आती थी, और मुख्यमंत्री थे जो उनके साथ काम करती थी वो उनकी भी आते थे। ठीक है, कांग्रेस का हिस्सा नहीं है सौम्या चौरसिया, लेकिन ये बात भी सच है कि मुख्यमंत्री निवास से, मुख्यमंत्री ऑफिस से पूरी सरकार सौम्या चौरसिया ही चलाती थी। और ये बात मुझसे ज्यादा अच्छे से ऋषभ चंद्राकर भी जानते हैं, क्योंकि कई बार ये भी उनके पास अपने लिस्ट लेकर गए होंगे कि मैडम ये काम करा दीजिए, क्योंकि कक्का तो काम करते नहीं थे, हर चीज सौम्या चौरसिया के थ्रू होती थी। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं असलियत जानता कि सीएमओ में क्या होता था। तो मेरी बात झुकलाने से कोई फायदा नहीं होगा। जनता आपके समय पे तब भी नहीं विश्वास करी थी जब आप लोगों ने मुझे कमरे में बंद किया था। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि इनको आके स्वयं कहना चाहिए कि बिल्कुल जांच हो, और अगर वो सौम्या चौरसिया से मिल रहा था तो आपको बोलना चाहिए। और सौम्या चौरसिया तड़ीपार हैं, उनको कोई राहत नहीं मिली है, उनको छत्तीसगढ़ में घुसना मना है। ऋषभ चंद्राकर जी, पता होना चाहिए, एक तड़ीपार को डिफेंड कर रहे हैं आप यहाँ पे। चलिए ठीक है ऋषभ, नहीं है वो वहां की नहीं। ऋषभ आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जी मैं अभिलाष जी, मैं तो ये बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार तो हमारी सरकार के टाइम में जिन पर आरोप लगते थे, जिन अधिकारियों पर, राधिका खेड़ा जी उनकी भी बेहद करीबी रही हैं। तो भाजपा क्या कवच, किसकी करीबी रही हूँ? ऋषभ बताइए कि क्या इस, ऋषभ बताइए, जिम्मेदारी से बताइएगा मैं किसके करीबी रही हूँ प्रूफ के साथ। मुझे लगता है आप वकील और आप जानते हैं किसी पे आरोप लगाना बिना सबूत के सही नहीं है। बिल्कुल, मैं किसके करीबी रही हूँ बताइए? जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, जिनका भी मैंने किसका नाम लिया? मैं किसके करीबी रही हूँ? कौन से अधिकारी के? कौन से अधिकारी के करीबी रही हूँ बताइए? दिस अमाउंट्स टू डिफेमेशन। आप वकील हैं, आपको ये पता होना चाहिए, बिना सबूत के आरोप लगाना। मैं तो सबूत के साथ आरोप लगा रही हूँ। आपने अगर मेरे पे व्यक्तिगत आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी के साथ ज्वाइन नहीं करती हूँ। तो छत्तीसगढ़ में आप भूपेश बघेल के सबसे करीबी अगर कोई हुआ करते थे तो आप हुआ करते थे, आप हमारे नेता के रूप में आप हुआ करते थे। थैंक यू, आपके यहाँ के जितने भी अधिकारी हो सबसे करीबी आपका बना रहता था। आप जब बात कर रहे हैं जी, धन्यवाद अभिलाष जी, ही हैज प्रूव्ड माय केस। अगर मैं भूपेश बघेल के सबसे करीबी थी तो मेरी बात मानी जानी चाहिए। करवाइए जांच, इनका धंधा था मिलके भूपेश बघेल के साथ। चलिए ठीक है, अगर भूपेश बघेल जरा ऋषभ जी को भी सुन लेते हैं। राधिका जी ठीक है, ठीक है, इन्होंने मेरा केस प्रूफ कर दिया। अगर मैं उनकी सबसे करीबी थी तो मुझे सब कुछ जानना है, मैं सब कुछ जानती हूँ, तो मेरी बात तो बिल्कुल सही हुई। मैं सत्य बोल रही हूँ, आप छत्तीसगढ़ का भी केस देख लीजिए, जितने भी अधिकारियों का चलिए ठीक है, अंदर किए थे
चाहे आप सौम्या चौरसिया ऋषभ, ठीक है, ठीक है। आपने ईडी के माध्यम से अंदर करवाए थे, आखिर उनको छोड़ा गया, उनको बेल मिली, आप फिर से उनको आपराधिक प्रवृत्ति जो भाजपा का पटकथित लिखा हुआ है उसके तहत कार्रवाई करवा के फिर से उनको जेल। ठीक है राधिका, ऋषभ, ठीक है, ठीक है ना राधिका जी, ठीक है ऋषभ जी, ठीक है। भूपेश बघेल के करीबी थी, इसलिए तो राधिका खेड़ा कह रही है उसकी बात पे ग्रेविtas है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है कि ईडी को लट्टू तोता बन के सरकार के जो 70% के लट्टू तोता बन के काम नहीं करना चाहिए। ठीक है राधिका जी, एक मिनट ऋषभ जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। राधिका जी प्लीज, ऋषभ जी बात कंप्लीट कीजिए अपनी जल्दी से। ऋषभ जी देखिए, अभी ईडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ के जो आप देखेंगे पूर्व में जो अधिकारी हैं हमारे, चाहे सौम्या की बात हो जाए, चाहे और भी जिनको अंदर किया था कोल स्कैम में, उन सबको बेल मिला। और इसमें ईडी ने ये भी बोला है सत्ता पक्ष का लट्टू तोता बन के ईडी काम ना करे, उनके दबाव में काम ना करे। तो ये जांच तो चल रही है, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाता है। हर बार जब ईडी की तरफ से जो जांच की जाती है उसको जबरदस्ती फंसाया जाता है, तो कोर्ट के माध्यम से जब आदेश आती है खारिज किया जाता है, तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाता है। तो ठीक है, रामचंद्र तिवारी जी के पास चल लेते हैं। इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि इनके जो कट भाजपा के द्वारा जो पटकथित दिया जा रहा है उसी के आधार पर ये फिर से फंसाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, रामचंद्र तिवारी जी आपके पास आता हूं। अधिकारियों को तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या राधिका खेड़ा जो आरोप लगा रही हैं या जो हम देख रहे हैं कि कुछ चैट सामने आई हैं, और क्या बड़ी मुश्किल में सौम्या चौरसिया फिर से फंसती दिख रही हैं? और अगर सौम्या चौरसिया के 100 करोड़ की कथित लेन देन की जो चैट है वो निकलकर सामने आती है तो बिना सरकारी संरक्षण के तो ये होगा नहीं, तो ऐसे में क्या बड़ी दिक्कतें होंगी? देखिए, जो जांच पड़ताल अभी चल रही है और तथ्य आ रहे हैं और उसी आधार पर ईडी ने फिर से गिरफ्तारी की है। तो ईडी के गिरफ्तारी के बाद उनके चालान, अभी उनका एक प्रेस नोट भी नहीं आया है कि क्या क्या, अभी 2 दिन का रिमांड आज ही उन्होंने लिया है। पहली बात। दूसरी बात, अभी कोई बात कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अंतिम फैसला हम नहीं कर सकते, कोर्ट करता है। कोर्ट क्या फैसला करता है, हम आरोप प्रत्यारोप की पार्टियों की राजनीति के अलावा एजेंसी के जो प्रेस नोट आए उस पर, कोर्ट पर हमें भरोसा करना चाहिए और आगे देखना चाहिए कि कैसे कैसे गड़बड़ियां हुई हैं, क्या तथ्य जो है ईडी को मिला है और जिसके कारण दोबारा फिर से गिरफ्तार करना पड़ा। अगर दोबारा गिरफ्तारी करना एक बड़ी बात होती है, तो क्या दोबारा गिरफ्तारी की गई है, जिसके पीछे और दूसरे मामले, कई मामलों में इसके पहले जो लोग गिरफ्तार हैं उनसे पूछताछ हुई है, उसमें कोई सूत्र मिला है, सूत्र के आधार पर किया गया है। तो ये सब चीज़ें अभी जांच पड़ताल में है। राजनीतिक पार्टी के लोग आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, वो अलग बात है, मगर जो भ्रष्टाचार है वो नहीं होना चाहिए। पहली बात, भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी चाहिए। अब उसमें किस तरह से गहरी जांच पड़ताल होकर दोषियों पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल जो रिपोर्ट आ रही है, जो अभी तक जितने लोग जांच पड़ताल हुई है, कोई संतोषजनक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है कि किसी को सजा मिल गई हो, किसी के खिलाफ कार्रवाई हो गई हो, ठीक है, या राजनीतिक प्रोपेगेंडा ज्यादा हो रहा हो। ठीक है, ये एक समझ आगे दिनों देखने मिलेगा। ठीक है राधिका जी, एक सवाल कवासी लखमा की तरफ से आज उठाया गया और वो सवाल बहुत, चूंकि आप वकील भी हैं, वकालत भी आप जानती हैं, मतलब लीगल से आप जुड़ी हुई हैं, मुझे आप जरा ये बताइए, 11 महीने आप पेशी नहीं कर रहे हैं, एक पूर्व मंत्री को जेल में डाल दिया है, वो कह रहे हैं मुझे जज से ऑनलाइन आके गुहार लगानी पड़ी कि भाई आप पेशी करवा दीजिए कम से कम। तो ये तो इससे इंटेंशन, मैलिफाइड इंटेंशन की तरफ इशारा होता है ना फिर, कि आप, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कोई नॉर्मल आदमी आरोपी भी है तो 11 महीने आप उसको जेल में डाल देंगे, कोर्ट के सामने तो लेकर आएंगे ना उसको कि भाई ये जी। अगर 11 महीने उनके साथ ऐसा हो रहा था, क्या उनके वकील 11 महीने से सो रहे थे? बहुत पैसा कमाया कवासी लखमा ने, 8 बजे के बाद वो मिलते नहीं थे,
हाथ उनका हिलता नहीं था, ऐसे ऐसे कांपता था, इतनी शराब पी लेते थे, इतने शराब घोटाले करे हैं, भूपेश बघेल के कहने पे फाइलों पे साइन करते थे। तो भूपेश बघेल ने उनको अच्छा वकील भी नहीं दिया अपने बेटे के लिए, तो भागते भागते जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखिए, कवासी लखमा को क्यों ऐसे छोड़ दिया? सीधे साधे ये इनको बीच आदिवासी में नेता बोलने पर से ये रोकिए। गंभीर मैं आरोप इनके है, बीच में नहीं ये बोली बिल्कुल थी। भी मैं ये गलत इनके है। बीच में नहीं बोली थी। मैं इस चीज का विरोध करता हूँ। प्लीज इनको ठीक कंट्रोल है, करिए। चलिए ठीक है। दूसरी बात, हाँ, दूसरी राधिका। बात, मेरे पास यहाँ पे प्रदेश के, न्यूज़ हमारे रिपोर्ट प्रदेश है। के जो वरिष्ठ 2000 विधायक है, 7-7 बार के विधायक है, उनके बारे में मैं बोलूंगी, आपको मेरे पे केस करना है कर दीजिए। ये मेरे को संविधान है ना देश का, ऋषभ आपने ये किताब पढ़ी होगी जब लॉ पढ़ रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हक देता ठीक है। है कि अगर मेरे पास कोई सबूत है तो मैं बोलूं। दूसरी बात, ये मेरे सामने न्यूज रिपोर्ट है अभिलाष जी, अखबार में, रायपुर के बड़े अखबार में छपी हुई नवभारत पे। उसमें साफ तौर से लिखा है कि इस कारोबारी पर जो टंडन है 2022 में कोयला कारोबार के काम लोगों को वो दिलवाता था, जिसको चलते उस पर एफआईआर हुई। अब 2022 में किसकी सरकार थी? सौम्या टंडन 2022 में, सौम्या चौरसिया 2022 में कितनी एक्टिव थी ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, किसी से भी पूछ लीजिए, बच्चा बच्चा जानता है। और यहाँ पे इतना तक मेंशन्ड है कि पूरे सोशल मीडिया पे हेडलाइन में लिखा है अभिलाष जी कि सोशल मीडिया पे आम लोग जता रहे हैं उसको संरक्षण की आशंका भूपेश बघेल द्वारा। ठीक है। ये रियलिटी है क्या? फिर मैं बोलूंगी, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को पता होना चाहिए कि जिन लोगों को उन्होंने वोट दिया, और मैं फिर बोल रही हूँ, कवासी लखमा को अगर ये प्रॉब्लम थी, उनके वकील ने इतने दिन सो रहे थे क्या? पहले ही चले जाते, पहले महीने में चले जाते। चलिए ठीक है, दूसरे ऋषभ जी महीने में आपके चले पास जाते। आते हैं। ऋषभ जी, बड़ा सवाल उठाया, देखिए आपकी तरफ से लखमा जी की तरफ से जो सवाल था जायज सवाल था, मैंने सवाल राधिका जी से लिया, लेकिन अब उन्होंने जो काउंटर क्वेश्चन किया वो भी इंपॉर्टेंट है कि 11 महीने अगर उनको लग रहा था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उनको क्या वकील मुहैया नहीं कराए गए थे? उनके पास अच्छे वकील नहीं थे, वो कोर्ट जा सकते थे, और अगर उनको निचली अदालत से राहत नहीं मिल रही थी तो ऊपर जाके बोल सकते थे कि भाई 10-11 महीने से अंदर डाल के रखा है, इनकी पेशी कराई जाए। जी देखिए, हमारे प्रदेश के एक सीधे साधे वरिष्ठ आदिवासी विधायक जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ एक नेता भी हैं, उनको जो फर्जी तरीके से इन्होंने फर्जी केस में फंसा के जेल में बंद किया हुआ है, उनके वकील के द्वारा बार बार ये भी कोशिश किया जा रहा था कि उनको, आप देखे होंगे कि पहले भी वो मेकर हॉस्पिटल गए थे, उन्होंने पहले भी इलाज की मांग की थी, लेकिन ये इनके अधिकारियों के द्वारा उसका हमेशा आपत्ति करना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे इनके जांच में रोक आ सकता है, जो भी उसमें दिक्कतें आ सकती है उसके माध्यम से ये बहाना करके उनके माध्यम से उसको नहीं दिलवाने की कोशिश करते थे बार बार। लेकिन ये बात जो कर रहे हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पप्पू बंसल के बयान के आधार पर ये जो हमारे सारे नेताओं को परेशान करे, चाहे वो चैतन्य बघेल को हो, चाहे ये हमारे लखमा जी को हो, जो खुद एक न्यायालय से फरार आरोपी है, उसके बयान के आधार पर पूरा प्रकरण जो संस्थित किए हैं इन्होंने, वो सैकड़ों निर्णय आप देखे होंगे कि कोर्ट ने सैकड़ों निर्णय दिए हैं जिसमें इस तरह के केवल किसी आरोपी के बयान के आधार पर गैर कानूनी माना जाता है। बेहद स्पष्ट है कि जो सरकार है, विष्णुदेव साय सरकार और मोदी की सरकार जो है, ये डर और लालच देकर कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है और भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है ये। ठीक है, रामावतार तिवारी जी, आपसे मैं बहुत संक्षेप में जल्दी से फाइनल कमेंट लूंगा। क्या लखमा के केस को उस इंटेंसिटी से नहीं लड़ा जा रहा है कोर्ट में, या वो अकेले पड़ गए इस लड़ाई में इसलिए वो 11 महीने तक जेल में थे बिना पेशी के, या आपको लग रहा है कि कांग्रेस के पास ऑप्शन था, उनके पास वकील बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वकील नहीं है, वो इसको हायर कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकते थे, 11 महीने का वेट करने की जरूरत नहीं थी? अभिलाष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से लखमा वाले केस में जिस तरह से लड़ाई लड़ना चाहिए था कानूनी कांग्रेस पार्टी को, उनको वो नहीं लड़ा जा रहा लग रहा है, क्योंकि बार बार ये बात खुद कवासी लखमा भी कह रहे हैं कि मुझसे साथ न्याय नहीं हो रहा है, मेरी तकलीफ रहती है और इलाज मेरा ठीक से नहीं हो रहा है, और उसके लगातार अनुरोध के बाद, लगातार पत्राचार के बाद उसको बार बार अस्पताल लाना पड़ता है, उनका इलाज करना पड़ता है और उस सुविधाएं देनी पड़ती है, फिर ठीक होते हैं, फिर जाते हैं। तो स्वास्थ्यगत कारण को देखते हुए, एक दूसरा कानूनी पहलुओं को भी देखते हुए, इतना लंबा समय, जो जितने साल का सजा नहीं है उससे ज्यादा तो जेल में रह गए जब अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। तो ये दो बातें तो है जो अब वो बाकी चीजें, वो आबकारी मंत्री थे, आबकारी मंत्री में रहते हुए क्या वो बिना पढ़े लिखे थे, तो क्या उनका उपयोग कर दिया गया पूरी तरह, या वो शामिल थे
किस तरह के लोग थे, वो सब जांच के बाद पता चलेगा। अभी जांच शुरू नहीं हुआ है। अभी एक आरोप पत्र, 2 आरोप पत्र, 3 आरोप पत्र, 4 आरोप पत्र प्रस्तुत होते जा रहे हैं। उन आरोप पत्रों के आधार पर जो बात सामने आ रही है, अब वो बात सामने आने के बाद जब इसकी सुनवाई शुरू होगी तो पता चलेगा कि बात कितनी सही है, कितनी गलत है। ठीक है। क्या पैसे का जो खेल शराब में होता है, ये तो होता है, ये तो सब जानते हैं। ठीक। कितने स्तर तक हुआ है, कौन कौन इसमें शामिल था, ये सब चीजें ठीक सर। अभी मीडिया ट्रायल की अपेक्षा वास्तविक में ट्रायल हो जाए, ठीक, और इसकी पता लग जाए और दोषियों को सजा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इसके पहले कि जो बड़े अधिकारी थे आबकारी विभाग के, वो तो बच निकले हैं। जो जिला अधिकारी थे वो बच निकले, आधे लोग तो कुछ लोग। तो क्या होता है, यह क्या खिचड़ी पकती है, ठीक है सर, ये पता चलेगा आगे जाके। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये शराब घोटाला जो है ये कहीं ना कहीं अब सियासत का केंद्र भी बना हुआ है, लेकिन रोज नए जिस तरह से इसमें खुलासे हो रहे हैं, क्या वो कोर्ट में अंजाम तक पहुंचेंगे, इस पर निगाह होगी। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। दिल्ली से हमारे साथ राधिका खेड़ा जुड़ी थी, उनका, ऋषभ चंद्राकर रायपुर से जुड़े थे, रामअवतार तिवारी जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।